हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। लगा था सभी लोग चिंतित होने लगे थे क्योंकि वे पहले ही बहुत देर कर चुके थे। उनकी चिंता सुनकर टीम के नेता ने भी आसमान की ओर देखते हुए गहरी सांस ली। मुझे लगता है तुम सही हो, चलो चलते हैं। और अगर हम पाते हैं कि सम्राट लू झूठ बोल रहा है तो हम उसे मार सकते हैं और हर चीज के लिए उसे दोषी ठहरा सकते हैं, उसने सिर हिलाते हुए कहा। 5 शाही दूतों की टीम ने अंततः प्रस्थान करने का निर्णय लिया और अपनी पीठ पर लटकी तलवारें म्यान से बाहर निकाल ली। उन सभी ने अपनी अंगूठी में से एक लाल ताबीज भी निकाला, जिसे उन्होंने तलवार के ऊपर रखा। जैसे ही तावीजों को उनकी तलवारों पर रखा गया, तावीजों ने चमकना शुरू कर दिया और फिर गायब हो गए। उनकी चमक तलवारों पर रह गई, जिससे तलवारों को कुछ अस्थायी स्थानिक ऊर्जा मिल रही थी, जिसका इस्तेमाल उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए करना था। सभी ने एक साथ अपनी तलवारें उठाईं और फिर वार करना शुरू कर दिया, मानो तलवार ने अंतरिक्ष को ही काट दिया हो। उन सभी 5 के सामने एक स्थानिक दरार प्रकट हुई, जो तब तक बड़ी होती गई जब तक कि दरारें एक उचित स्थानिक पोर्टल की तरह नहीं बन गईं, जो उनके प्रवेश के लिए पर्याप्त बड़ी थी। वे सभी 5 अपने अपने द्वारों में प्रवेश कर गए और गायब हो गए। दक्ष की समय की काली तलवार अभी अभी उस अर्ध नकाबपोश व्यक्ति की सुनहरी तलवार से टकराई थी, जिसने अपनी किताब को तलवार में बदल लिया था। ऐसा लग रहा था कि उसका ट्रक काम कर रहा था, क्योंकि ऊर्जा से बनी तलवारों के विपरीत तलवार अवशोषित नहीं हुई थी। इसके अलावा सामान्य तलवारों के विपरीत, जिन्हें दक्ष की तलवार से आसानी से तोड़ा जा सकता था, ये तलवार बहुत अधिक लचीली और मजबूत थी। ये ठीक वैसा ही था जैसा उस आदमी ने कहा था। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। हालांकि इसकी तुलना भगवान स्तर के हथियार से नहीं की जा सकती थी, फिर भी यह बहुत पीछे भी नहीं था। जहां तक हथियार की कमी का सवाल है, तो आदमी की ताकत ने उसकी पूर्ति कर दी। दक्ष के डाक बलिदान ने दक्ष की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया था, जिससे वह पीक सेंट रियल्म विशेषज्ञों के बराबर हो गया था। लेकिन दूसरी ओर उस व्यक्ति को किसी भी बढ़ावा की आवश्यकता नहीं थी। उसकी बुनियादी साधना पहले से ही संत दायरे से अधिक थी। साथ ही भाग्य संरक्षण और आशीर्वाद भी उसे अधिक शक्ति दे रहा था, जिससे वो दक्ष के अंधेरे से अप्रभावित रह रहा था। इसके अलावा जब बात कानूनों की आए, तो वे दोनों पहले से ही अपने खेल के शीर्ष पर थे। दक्ष में थोड़ी कमी थी, और ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि भले ही वह अपने पास मौजूद कानूनों का इस्तेमाल पूरी तरह से कर सकता था, लेकिन उसके पास सीमित संख्या में कानून थे। जब दोनों योद्धाओं की तलवारें आपस में टकराईं, तो परिणाम स्पष्ट हो गया, क्योंकि दक्ष को कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। दूसरी ओर वो व्यक्ति शांति से अपनी जगह पर खड़ा था। तुम्हारा अंधकार भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, उस आदमी ने दक्ष की ओर चलने से पहले दक्ष से कहा। मरना। दक्ष ने अपनी समय की तलवार उठाई और उस आदमी की ओर फेंक दी। समय की तलवार एक भाले की तरह उस आदमी की ओर बढ़ी, उसका शरीर काटने के इरादे से। बेकार, आदमी ने बुदबुदाते हुए कहा। उसका चेहरा चमक उठा। चलते हुए वह 2 कदम बाईं ओर दिखाई दिया। जहां तक समय की तलवार का प्रश्न है, वो लक्ष्य से चूक जाने के बावजूद उड़ती रही। चूंकि यह आत्मा तलवार नहीं थी, इसलिए यह अपने आप वापस नहीं आ सकती थी। तलवार फेंकना शायद तुम्हारा सबसे बुरा फैसला था। जो भी हो, इससे चीजें आसान ही होंगी, उस आदमी ने दक्ष से कहा जब वह उसके सामने आया और अपनी तलवार घुमाई। हालांकि यह एक साधारण हमला लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि दक्ष ने एक भी आदमी नहीं देखा था। उसे 10 लोगों की एक मृग तृष्णा दिखी, जो उसे चारों ओर से घेरे हुए थे। सभी दिशाओं से दसियों तलवारें दक्ष की ओर आ रही थी, जिससे उसके लिए ये समझ पाना असंभव हो गया कि वह कहां भागे। यह उम्मीद की जा रही थी कि दक्ष बचकर भाग जाएगा। उस आदमी ने पहले से ही इसके खिलाफ कुछ योजना बना रखी थी। उसने उस जगह पर एक अस्थायी ताला लगा दिया था, जिससे उसका या दक्ष का टेलीपोर्ट होना असंभव हो गया था। संक्षेप में, उन्होंने दक्ष की अस्थायी रूप से टेलीपोर्ट करने की क्षमता के बदले में अपनी टेलीपोर्ट करने की क्षमता का त्याग कर दिया था।
ये क्षमताएं केवल तभी पुनः प्राप्त की जा सकती थी जब उनमें से कोई एक मर जाए। उसके बिना उनमें से कोई भी वास्तव में टेलीपोर्ट नहीं कर सकता था। आदमी के चेहरे पर हैरानी की लकीर उभरी जब उसे एहसास हुआ कि दक्ष ने टेलीपोर्ट करने की कोशिश नहीं की थी। इसके बजाय दक्ष ने 10 आकृतियों में से एक की ओर अपना हाथ बढ़ाया। हैरानी की बात यह है कि उसने जो आकृति चुनी थी वह 9 नकली आकृतियों से अलग असली थी। यह आश्चर्यजनक था कि वह सही आकृति खोजने में कामयाब रहा, लेकिन ये चौंकाने वाला नहीं था। दक्ष का हाथ अपनी ओर आते देखना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि वह पहले से ही दक्ष पर हमला कर रहा था। दक्ष का हाथ काटना अभी आसान था। दक्ष का हाथ काटने का मौका मिलने के बावजूद उसने अपनी तलवार को उस दिशा में चलाना जारी रखा जो दक्ष की गर्दन काटने वाली थी। अब तक ये स्पष्ट हो चुका था कि दक्ष चकमा देने वाला नहीं था, जिसकी उसने सराहना की क्योंकि इससे उसके लिए बेहतर स्थिति बन गई। इस आदमी को मारने का ये बिल्कुल सही समय था। दुर्भाग्य से उस आदमी को खतरा महसूस हुआ। उसके अंदर एक तरह की विनाश की भावना थी जो उसे हमला रोकने और भागने के लिए कह रही थी। उसकी तलवार भी इस हमले का प्रतिरोध कर रही थी, मानो उसे बता रही हो कि यह गलत योजना है। चून की तलवार भाग्य की तलवार से बनी थी, इसलिए उसका मानना था कि हमला न करना ही सही विकल्प है। तलवार निश्चित रूप से उसे बता रही थी कि इस समय हमला न किया जाए। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर उसने हमला रोक दिया, ठीक उसी समय जब तलवार दक्ष की त्वचा से थोड़ी दूरी पर थी। जैसे ही उसने हमला रोका, वह आदमी बिना एक क्षण की देरी किए एक तरफ कूद गया। जैसे ही वो एक तरफ कूदा, उसने महसूस किया कि एक काली तलवार उड़कर दक्ष के हाथ में आ गई थी, जिसे उसने नुकीले सिरे से पकड़ लिया। यदि वो आदमी सही समय पर बच न निकलता तो तलवार उसके दिल में घुस जाती। समय की तलवार वापस दक्ष के हाथ में थी। भले ही समय की तलवार एक आत्मा तलवार नहीं थी और यह अपने आप उड़ नहीं सकती थी, फिर भी दक्ष के लिए इसे वापस लाना आसान था। जैसे ही समय की तलवार नकाबपोश आदमी के पास से गुजरी, दक्ष ने एक छोटा सा स्थानिक द्वार बनाया जिसके अंदर समय की तलवार प्रवेश कर गई। इसी तरह एक और द्वार बनाया गया जिससे समय की तलवार बाहर निकली और पीछे की ओर बढ़ी। अगर नकाबपोश आदमी ने चकमा नहीं दिया होता तो वो अब तक मर चुका होता। उसने दक्ष की तलवार को कम करके आंका था, ये सोचकर कि यह वापस नहीं आ सकती। इस प्रकार गोल्डन तलवार ने वास्तव में उसकी मदद की। तुम कमजोर हो, लेकिन तुम बहुत परेशान करने वाले हो। किसी भी मामले में मुझे नहीं लगता कि तुम इस रूप में ज्यादा समय तक टिक पाओगे। अंधकार निश्चित रूप से किसी दिन समाप्त हो जाएगा, नकाबपोश आदमी ने खड़े होते हुए कहा, लेकिन तब तुम्हें मारना मेरे लिए नुकसानदेह होगा। उसकी आंखें दक्ष को घूर रही थीं, मानो उसकी आत्मा की गहराइयों में झांक रही हो। उस आदमी को कोई जवाब न देते हुए दक्ष ने फिर से उसके पास आकर उस आदमी पर हमला करने की कोशिश की। अब उसे एहसास हुआ कि वो टेलीपोर्ट नहीं कर सकता। बिना कुछ सोचे समझे वो उस आदमी की तरफ उड़ना शुरू कर दिया, हमला करने का इरादा रखते हुए। युद्ध एक बार फिर शुरू हुआ और भी ज्यादा भयंकर होता जा रहा था। सुनहरी रोशनी और काली रोशनी को बाएं और दाएं टकराते हुए देखा जा सकता था। उनके हमलों का अवशेष न केवल उनमें से प्रत्येक को घायल कर रहा था, बल्कि यह उनके आसपास के वातावरण को भी नष्ट कर रहा था। जैसे जैसे वे शहर में उड़ते हुए एक दूसरे पर हमला करते रहे, उनके पीछे केवल मलबा ही रह गया। जहां भी उनकी लड़ाई पहुंची, हजारों लोग मारे गए। इसलिए नहीं कि दक्ष या वह आदमी जानबूझकर उन्हें मार रहा था, बल्कि इसलिए कि विनाश बहुत ज्यादा था। वास्तव में उन दोनों को इस बात की भी परवाह नहीं थी कि उनके युद्ध के परिणामस्वरूप कौन उड़ रहा था। नकाबपोश व्यक्ति ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो अपनी सुरक्षा खोने के जोखिम के कारण निर्दोष लोगों की हत्या करने की परवाह करता था। लेकिन इस समय दक्ष की वर्तमान स्थिति के कारण ऐसा कोई जोखिम नहीं था। शहर के ठीक बाहर ओरियन बेहोश पड़ा था। उसे नहीं पता था कि उसकी जान इतने बड़े खतरे में थी। अगर दक्ष समय पर नहीं पहुंचता तो वह मर चुका होता। इस समय वह अंततः धीरे धीरे जागने लगा था। ओरियन धीरे धीरे जागने लगा। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, ये सोचते हुए कि वह कहाँ है, उसने दूर सम्राट लू का शव पड़ा देखा।
वो उलझन में लग रहा था। बेहोश होने के बाद क्या हुआ था? क्या वो आदमी खुद मर गया या किसी ने उसकी मदद की थी? जब ओरान ने मदद के बारे में सोचा तो उसे एहसास हुआ कि केवल एक ही व्यक्ति था जो उसकी मदद कर सकता था। दक्ष और नीली आंखों वाले व्यक्ति ने पूरे शाही शहर में अपनी लड़ाई जारी रखी और अपने पीछे विनाश छोड़ गए। पूरी लड़ाई के दौरान कुछ अजीब हो रहा था। दक्ष का शरीर हर हमले से घायल हो रहा था, लेकिन एक अजीब सी अंधेरी ऊर्जा उसे सामान्य से ज्यादा तेजी से ठीक भी कर रही थी। नीली आंखों वाले आदमी का शरीर और भी ज्यादा लचीला था। उसके चारों ओर एक अजीब सी सुरक्षा थी जो दक्ष द्वारा किए गए सभी हमलों के प्रभाव को कम कर रही थी, उसे गंभीर रूप से घायल होने से बचा रही थी। दक्ष के चारों ओर की काली आभा धीरे धीरे कम हो रही थी, मानो उसका उपयोग उसे ठीक करने के लिए किया जा रहा था और ये लंबे समय तक नहीं रहने वाली थी। समय समाप्त हो रहा था। ये ठीक वैसा ही था जैसा उस आदमी ने कहा था। डार्क सैक्रिफाइस लंबे समय तक नहीं चल सकता था, ये समाप्त होने वाला था। जहां तक उनके भाग्य संरक्षण का सवाल है तो इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं थी। अल्पविराम, इस मामले में दक्ष नुकसान में था। यही कारण था कि नीली आंखों वाले आदमी ने पहले दक्ष पर हमला नहीं किया था, क्योंकि वह जानता था कि उसके भाग्य संरक्षण के बिना वह बहुत नुकसान में रहने वाला था। दूसरी ओर इस समय वह बेहतर स्थिति में था क्योंकि उसने इंतजार किया था और अपनी सुरक्षा नहीं खोई थी। अगर उसने ऐसा किया होता तो वह वूलिया जैसी ही स्थिति में होता। फिलहाल उसे केवल दक्ष को अधिक से अधिक घायल करके उसकी ऊर्जा को तेजी से खत्म करने की जरूरत थी। जब तक वो अपनी योजना के अनुसार काम करता रहेगा तब तक युद्ध समाप्त हो जाएगा। षड्यंत्रकारी दुश्मन के विपरीत दक्ष पूरी तरह से बिना किसी योजना के था, क्योंकि उसके चतुर स्वभाव का उसके शरीर पर नियंत्रण नहीं था। हालांकि दक्ष अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था, फिर भी वो इस बार सब कुछ देख सकता था। पहली बार जब उसने डार्क सैक्रिफाइस का इस्तेमाल किया था, उससे अलग ऐसा लग रहा था कि इस समय उसका शरीर डार्क सैक्रिफाइस के लिए बेहतर तरीके से समायोजित था। दक्ष की वास्तविक चेतना एक अंधेरी जगह में तैर रही थी, जहां वह अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं देख सकता था। अंधेरे के अंदर उसके सामने एक अजीब दर्पण तैर रहा था, जिससे वह बाहर हो रही हर चीज को देख सकता था। वो स्पष्ट रूप से टालमटोल कर रहा है। वो कमीना, उससे सीधे लड़ना समय की बर्बादी है। चलो भ्रम या अंतरिक्ष का उपयोग करें। दक्ष लगातार कोस रहा था क्योंकि वो अपने सामने तैरते दर्पण को देख रहा था। जब वह सब कुछ देख रहा था तो उसे अपने दुश्मन की योजना का एहसास हो गया। उसे भी पता था कि समय खत्म होने से पहले उसे दुश्मन को मारना होगा। समस्या ये थी कि यह जानकारी उसके लिए बेकार थी। जब उसे इसके बारे में पता भी था तब भी उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसका अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं था। अल्पविराम, वह जानता था कि उसे क्या करना है, लेकिन वह ऐसा कैसे कर सकता था क्योंकि डार्क सैक्रिफाइस खत्म होने से पहले वह इस जगह को छोड़ नहीं सकता था। और यहाँ तक कि अगर डार्क सैक्रिफाइस खत्म हो गया तो भी इससे कोई मदद नहीं मिलने वाली थी, क्योंकि अगर पिछली बार जैसी स्थिति हुई तो दक्ष अस्थायी रूप से पनगु हो जाएगा। यही कारण था कि डार्क सैक्रिफाइस वो आखिरी कौशल था जिसका वो उपयोग करना चाहता था। चूंकि इसमें और भी नुकसान थे, जैसे कि एक ऐसे प्राणी की तरह लड़ना जिसके पास अपार शक्ति तो थी लेकिन युद्ध का कोई अनुभव नहीं था। और यदि वो डार्क सैक्रिफाइस समाप्त होने से पहले अपने दुश्मनों को नहीं मार सका तो वह मर चुका था। जुन, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? दक्ष अंधेरे में चिल्लाया, ये सोचकर कि क्या जुन उसे सुन पा रही है। अगर वह सुन पा रही है तो वह उसे मदद करने का कोई तरीका सोचना चाहता था, या कम से कम उसके शरीर को यह बताना चाहता था कि उसे क्या करना है। वो बार बार चिल्लाता रहा और जुन को पुकारता रहा, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। निराश होकर दक्ष ने अपनी मुट्ठी बांधी और उसे शीशे की ओर फेंका जो उसके सामने तैर रहा था। उसकी मुट्ठी शीशे से ऐसे गुजरी जैसे शीशा मौजूद ही न हो। दर्पण एक भ्रम की तरह लग रहा था जिस पर दक्ष के मुक्के का कोई असर नहीं हुआ। दक्ष अपनी मुट्ठी वापस खींचने ही वाला था कि वह रुक गया। उसके दिमाग में एक आवाज बार बार दोहरा रही थी, मारो मारो मारो। हम
वो उलझन में था कि यह आवाज क्या है। यह उसकी अपनी आवाज लग रही थी, लेकिन साथ ही यह अलग भी लग रही थी। उसने अपनी मुट्ठी खींची और पाया कि आवाज बंद हो गई है। यह आवाज सिर्फ तब तक चली जब तक उसका हाथ उस भ्रामक दर्पण को छू रहा था। वह अपनी ठुड्डी को रगड़ने से खुद को रोक नहीं सका और शीशे में देखते हुए इस पूरी बात को समझने की कोशिश करने लगा। आमतौर पर उसे लगता कि आईना उसे पागल बनाने या उस पर अपनी आवाज से प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आवाज एक आम आवाज की तरह थी जिसका उसके सिर पर कोई असर नहीं हुआ। उसने कुछ सेकंड तक सोचा, फिर एक बार फिर से उस भ्रामक दर्पण को छुआ। उसका हाथ एक बार फिर दर्पण से होकर गुजरा। जब वह भ्रामक दर्पण उसके हाथ पर टिका रहा, तो उसे एहसास हुआ कि आवाज वापस आ गई है। वो एक बार फिर से आवाज सुन सकता था, जो केवल एक ही शब्द दोहरा रही थी, मार डालो। ये दर्पण मुझे वही दिखाता है जो मेरा शरीर देख रहा है। क्या ये हो सकता है कि यह आवाज मेरे शरीर के विचारों की हो जिसे मैं दर्पण के माध्यम से सुन सकता हूँ? ये समझ में आता है क्योंकि मुझे यकीन है कि इस समय मेरा शरीर केवल उस व्यक्ति को मारने के बारे में सोच रहा है। उसने सोचा और फिर से अपना हाथ वापस खींच लिया। यह एक नई खोज थी, लेकिन उसे ये भी बेकार लगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह अपने शरीर के विचारों को सुन सकता है या नहीं। काश ये दर्पण दूसरी तरफ भी काम करता, तो यह और भी अधिक उपयोगी होता। काश वह मेरे विचार सुन पाता, बजाय इसके कि मैं उसके विचार सुनूं। दक्ष निराशा से आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। 1 मिनट रुकिए, क्या होगा यदि यह भी इसके माध्यम से संभव हो? अचानक उन्होंने कहा, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास यहाँ एक अवसर है। मुझे कोशिश करनी चाहिए। अगर मैं नहीं करूँगा, तो यह आदमी सब कुछ बर्बाद कर देगा। बड़े दृढ़ संकल्प के साथ दक्ष ने अपना हाथ फिर से दर्पण के अंदर डाल दिया। मेरी बात सुनो, अंधाधुंध हमला करना बंद करो। अंधाधुंध हमला करना बंद करो। मेरी बात सुनो। दक्ष ने भी अपने विचारों को दोहराना शुरू कर दिया ताकि उसका शरीर उसे सुन सके। दक्ष ने अपना हाथ भ्रामक दर्पण के अंदर रखा और अपने विचारों को दोहराना शुरू कर दिया ताकि यह काम कर सके। वह जानता था कि यदि यह उपाय काम नहीं करेगा, तो उसे अपने शरीर की दया पर निर्भर रहना पड़ेगा, जो आवेग पर चल रहा था। इसलिए उसे इस समय ये सबसे अच्छी बात नहीं लग रही थी। वो समझ गया था कि उसके शरीर के पास कोई योजना नहीं थी और वह सिर्फ उसके दिमाग में आ रहे मार डालने के आदेश को सुन रहा था। उसने योजना बनाई कि वह उस मार डालो आदेश को अपने स्वयं के आदेशों से बदल देगा, या कम से कम ऐसा करेगा कि उसके आदेशों का पालन किया जाएगा। दक्ष का शरीर पूरी ताकत से लड़ रहा था। दुश्मन के पास रहस्यमयी सुरक्षा होने के बावजूद उसके हमलों की ताकत कम हो रही थी। दक्ष के शक्तिशाली हमले अभी भी दुश्मन को घायल करने में सफल रहे। नीली आंखों वाले आदमी के शरीर से खून बह रहा था। उसके कपड़े भी जगह जगह से कटे हुए थे। इसके विपरीत दक्ष अपने ठीक होने के कारण बहुत बेहतर लग रहा था। अंधाधुंध हमला करते रहो, ज्यादा समय नहीं लगेगा, उस आदमी ने दक्ष के हमले को देखकर कहा। न तो वह और न ही दक्ष टेलीपोर्टेशन का उपयोग कर सकते थे, इसलिए लड़ाई बहुत रैखिक हो गई थी, जैसे दो तलवारबाजों के बीच लड़ाई जो उड़ सकते थे, क्योंकि उनमें से कोई भी अपने कौशल का उपयोग करने में सक्षम होने के लिए दूसरे से दूरी बनाने में सक्षम नहीं था। दक्ष का दिमाग बिल्कुल खाली था और उसके अंदर केवल एक ही विचार था कि उसे किसी भी कीमत पर दुश्मन को मारना है। हालांकि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा था, क्योंकि उसके हमले धीमे पड़ रहे थे। दक्ष के चेहरे पर एक उलझन भरी नजर आ रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में अजीब से विचार आने लगे थे जो उसे कुछ और करने के लिए कह रहे थे। जैसे ही उसने उन दोनों विचारों और जो कुछ हो रहा था उसे समझने की कोशिश की, उसके चेहरे पर भ्रम फैल गया और उसकी गति धीमी हो गई। जैसे जैसे उसकी गति धीमी होती गई, उस पर हमले तेज होते गए, जिससे वह और अधिक घायल हो गया तथा उसे और अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ी। भ्रम का प्रयोग करें, मारना, भ्रम का प्रयोग करें। उसके दिमाग में दो अलग अलग विचार हावी होने के लिए आपस में टकरा रहे थे। निराश होकर दक्ष चिल्लाया और वापस भाग गया, जिससे दुश्मन पीछे रह गया और हमले रुक गए। दक्ष की चेतना अभी भी अंधेरे स्थान में थी,
लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह काम कर रहा था, अन्यथा उसका शरीर धीमा क्यों होगा। उसके विचार उस जगह तक पहुंच रहे थे। इसके अलावा उसका शरीर उसका अपना था। उसे यकीन था कि जब तक वह अपने विचारों को अपने शरीर तक पहुंचाने में कामयाब रहेगा, तब तक यह उसके विचारों का अनुसरण करेगा। अब जब यह संभव हो गया था, तो दक्ष प्रसन्न हुआ। असली खेल अब शुरू होता है, वो मुस्कुराते हुए बुदबुदाया। दक्ष के शरीर के चारों ओर का अंधेरा अभी भी वैसा ही था, उसकी आंखें अभी भी उतनी ही काली थी, लेकिन कुछ अलग लग रहा था। नीली आंखों वाला आदमी महसूस कर सकता था कि दक्ष में कुछ अलग था। वो पहले की तरह पागल जानवर की तरह हमला नहीं कर रहा था। इसके बजाय वो दूर खड़ा था, बस उसे देख रहा था। चूंकि दक्ष हमला नहीं कर रहा था, इसलिए उसने खुद पर हमला करने का फैसला किया। किसी भी हालत में उसे दक्ष की ऊर्जा को जितनी जल्दी हो सके खत्म करना था, और यह केवल दक्ष को घायल करके ही संभव था। अपनी सुनहरी तलवार को मजबूती से हाथ में पकड़कर वो दक्ष की ओर उड़ने लगा। फिर भी दक्ष नहीं हिला। जैसे ही वो आदमी दक्ष के पास पहुंचा, एक और दक्ष उसके पीछे आ गया। मुझे पता था तुम अपनी माया का प्रयोग कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी अपने सिर के पीछे देख सकता है। जैसे ही दक्ष उसके पीछे आया, उसने देखा। उसे एहसास हुआ कि ये दक्ष की चाल थी। जो आदमी उसके सामने खड़ा था वह एक भ्रामक प्राणी था। जहां तक उसके पीछे दिखाई देने वाले व्यक्ति की बात है, वो असली था। वो समझ गया कि ये दक्ष की चाल थी, ताकि वह भ्रम पर हमला कर सके, जबकि दक्ष पीछे से वार कर रहा था। दुर्भाग्य से अपनी नासमझी और उत्सुकता में दक्ष ने समय गड़बड़ा दिया और समय से पहले ही प्रकट हो गया। अल्पविराम। अपने सामने खड़े भ्रम पर हमला करने के बजाय उस आदमी ने अपना शरीर पीछे घुमाया और अपनी तलवार दक्ष पर घुमाई, जो उसके पीछे आ गया था। जैसे ही उसकी तलवार बिजली की तरह चली, दक्ष ने भी अपनी तलवार चलाई, लेकिन वह अभी भी धीमा था। इस बार उसकी तलवार गोल्डन तलवार जितनी तेज नहीं थी, जो दक्ष की तलवार के दुश्मन तक पहुंचने से पहले ही उसकी गर्दन तक पहुंच गई। सुनहरी आंखों वाले आदमी के चेहरे पर संतुष्टि थी, मानो उसने जीत हासिल कर ली हो, क्योंकि उसकी तलवार ने दक्ष की गर्दन को चीर दिया था। उसने अपनी तलवार को मांस के आर पार पकड़ रखा था, जिससे उसे यकीन हो गया कि उसने असली दक्ष को काटा है। यह कोई भ्रम नहीं था। जब वह अपने बारे में खुश था, तो उसे खतरे का एहसास हुआ। सुनहरी तलवार एक बार फिर उसे चेतावनी दे रही थी, लेकिन वह जीत से बहुत खुश था, इसलिए उसे चेतावनी समझने में देर हो रही थी। जब तक उसे खतरे का एहसास हुआ और वो वहां से हटा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पीछे से एक सुनहरी तलवार आई और उसके हृदय में घुस गई। उसके चारों ओर की सुरक्षा सभी हमलों से होने वाली क्षति को कम करने में सक्षम थी, लेकिन इस बार दिल के छेद में फंस जाने के कारण वह भी बेकार था। नीली आंखों वाले व्यक्ति ने जैसे ही देखा कि उसकी छाती से एक तलवार की धार निकल रही है, जो उसके खून से सनी हुई है, उसके मुंह से खून की एक बूंद निकल गई। उसका पीला चेहरा इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि क्या हुआ था। वो दक्ष की योजना के बारे में सही था। दक्ष का लक्ष्य उसे भ्रम पर हमला करने के लिए मजबूर करना था, जबकि असली उसे मार डालता। योजना के बारे में सही होने के बावजूद वो सबसे महत्वपूर्ण बात के बारे में गलत था। वो पद के बारे में गलत था। जो उसके पीछे दिखाई दिया था वो असली दक्ष नहीं बल्कि भ्रम था। जहां तक दिव्य ज्ञान का उपयोग करने के बावजूद भ्रम को वास्तविक रूप में देखने में सक्षम होने की बात है, तो ऐसा इसलिए था क्योंकि इस अंधेरे रूप में दक्ष के सभी कानून चरम क्षमता पर काम कर सकते थे। और भ्रम की पराकाष्ठा थी भ्रम, जो नकली से अलग नहीं था। आमतौर पर दक्ष भ्रम को वास्तविक नहीं बना पाता था, लेकिन इस बार नहीं। असली दक्ष जानता था कि वह आदमी सिर्फ समय बचाने के लिए उसे रोक रहा था। ये लड़ाई जितनी लंबी चलेगी, वो उतना ही नुकसान में रहेगा, इसलिए उसे समय रहते लड़ाई खत्म करनी होगी। दूसरी बात यह है कि दक्ष को यकीन नहीं था कि दुश्मन दिव्य ज्ञान का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने जोखिम उठाया। अगर दिव्य ज्ञान काम नहीं करता तो पूरी योजना विफल हो सकती थी। अपने स्वर्गीय कफन का उपयोग करते हुए दक्ष ने अपने शरीर की वास्तविक आभा को छिपा दिया।
जिससे उसका वास्तविक शरीर दिव्य इंद्रिय से अदृश्य हो गया, जिससे ऐसा लगने लगा कि उसका वास्तविक शरीर वास्तव में एक भ्रम था, जो वास्तव में वह चाहता था। दक्ष की चाल काम कर गई थी। वह आखिरकार अपने शरीर को वह करने में कामयाब हो गया जो वह चाहता था, और इससे उसे लड़ाई में सफलता मिली। उसके रक्त विक्षुब्ध मन ने उसकी चेतना की बात सुन ली थी और योजना का ठीक से पालन किया था। ये सब तब समाप्त हुआ जब उसकी समय की तलवार उस अर्ध नकाबपोश व्यक्ति के हृदय में घुस गई, जिसने यह उम्मीद नहीं की थी कि रक्त विक्षिप्त दक्ष अंधकार द्वारा निगले जाने के बाद कुछ अनोखा कर सकता है। भाग्य की सुरक्षा ने उसे सचेत कर दिया था और दक्ष के हमले के प्रभाव को भी कम कर दिया था, लेकिन ये भी बेकार था जब समय की तलवार अभी भी उस आदमी के दिल के अंदर थी। उस आदमी के होठों और छाती से खून बह रहा था। कांपते हाथों से उसने अपने शरीर को ठीक करने के लिए उपचार की गोली का उपयोग करने की कोशिश की। तभी दक्ष ने तलवार निकाल ली, लेकिन ये भी काम नहीं आया, क्योंकि इससे पहले कि वह गोली निगल पाता, समय की तलवार एक बार फिर से वार करती हुई उसके सिर को काट देती। चूंकि सिर कटा हुआ था, इसलिए कोई भी उपचार गोली काम नहीं आ सकती थी। जहां तक पुनर्जीवन की बात है, तो वह भी असंभव था, क्योंकि वह अपने मृत्यु के नियम का इस्तेमाल केवल दूसरों पर ही कर सकता था, और वह भी तब जब वह खुद जीवित था। चूंकि उसका सिर कटा हुआ था, इसलिए वह अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए भी जीवित नहीं था। आदमी का शरीर उसकी सुनहरी तलवार के साथ जमीन पर गिर गया, जिसने एक बार फिर आकार बदल लिया था और सुनहरी किताब के अपने मूल रूप में वापस आ गया था। अंधेरे में दक्ष शीशे से सब कुछ देख रहा था। शीशे में से उसने सुनहरी किताब को नीचे गिरते देखा। दो दुश्मनों को सफलतापूर्वक मार गिराने पर खुश होने के बावजूद उसे पता था कि यह सब अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने सोचा था कि सिर्फ एक ही दुश्मन है। जब उसने पहले दुश्मन को मारा, तो दूसरा दुश्मन भी आ गया। अब जबकि दूसरा भी मर चुका था, दक्ष यहाँ और अधिक दुश्मनों के आने का इंतजार करने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। उसे एहसास हुआ कि इस जगह से बाहर निकलना महत्वपूर्ण था। उसका हाथ अभी भी भ्रामक दर्पण के अंदर था। किताब उठाओ और भाग जाओ, किताब उठाओ और भाग जाओ, किताब उठाओ और भाग जाओ। उसने अपने शरीर को आज्ञा मानने के लिए नए आदेशों को दोहराना शुरू कर दिया। शरीर जो अभी भी दो अजीब विचारों से उलझन में था, उसने एक बार फिर दक्ष की आवाज सुनने का फैसला किया। वो जमीन पर उड़कर आया और प्राचीन अंगूठी में रखी स्वर्ण पुस्तक उठाकर उड़ने लगा। दक्ष के आसपास की काली ऊर्जा लगभग खत्म हो चुकी थी, क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा पहले ही लड़ाइयों में खर्च हो चुका था। उसके पास बमुश्किल ही कुछ बचा था। दक्ष को यकीन था कि उसका शरीर अब इस रूप में नहीं रह सकता। ये जल्द ही लकवाग्रस्त होने वाला था, और वह जल्द ही इस अंधेरी जगह से बाहर निकलकर अपने शरीर में वापस आने वाला था। उस समय उसे सुरक्षित स्थान पर रहने की आवश्यकता थी। ओरियन, यह सही है, वो अभी भी बाहर है, दक्ष ने अचानक कहा, क्योंकि उसे याद आया कि पिछली बार जब ओरियन को देखा गया था तो वह भी बेहोश था। उन्हें उसे भी साथ ले जाने की जरूरत थी। उसने एक बार फिर अपने शरीर को ओरान की ओर जाने और उसे भी उठा लेने का आदेश देना शुरू कर दिया। इस बार शरीर थोड़ा प्रतिरोध कर रहा था, क्योंकि पिछले शब्द बदल दिए गए थे, जिससे वह और भी भ्रमित हो गया। उसके सिर में लगातार एक आवाज उसे मारने के लिए कह रही थी। एक और आवाज ने उसे किताब लेकर चले जाने के लिए कहा था, और अब आवाज उसे ओरियन लेकर चले जाने के लिए कह रही थी। दक्ष को एहसास हुआ कि वह चीजों को और उलझा रहा है, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह ओरियन को पीछे नहीं छोड़ सकता। वह ओरियन को भी साथ ले जाने का वही आदेश देता रहा। उसके लगातार दोहराए जाने पर शरीर ने अंततः फिर से उसकी बात सुनी और दिशा बदलते हुए गायब हो गया, तथा वहां टेलीपोर्ट हो गया जहां पिछली बार उसने ओरान को देखा था। जब दक्ष उस जगह पर पहुंचा तो उसने पाया कि वह जगह बिल्कुल खाली थी। वहां केवल सम्राट लू का शव पड़ा था। ओरियन के लिए वो यहाँ नहीं था। यह आदमी, इसे कहाँ छोड़ दिया? दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा। उसने पुनः अपने शरीर को ओरान की खोज करने का आदेश दिया। दक्ष का शरीर हवा में ऊपर उठने लगा, क्योंकि वो रॉयल सिटी में ओरान को खोजने की कोशिश कर रहा था।
दक्ष को ओरियन तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा क्योंकि ओरियन का पहले से ही दक्ष के साथ मानसिक संबंध था। ओरियन पहले ही दक्ष के पास जाने के लिए निकल चुका था। वे दोनों बीच रास्ते में मिले। दक्ष के शरीर ने ओरियन को उठा लिया और उसे जानवरों के क्षेत्र में भेज दिया, जैसे उसने किताब को प्राचीन अंगूठी में रखा था। इंतजार नहीं, दक्ष की चेतना को एहसास हुआ कि यह गलत। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। गलत था। वो ओरियन को बीस्ट रीजन में नहीं चाहता था। वह चाहता था कि ओरियन उसके शरीर के साथ रहे क्योंकि वो जल्द ही लकवाग्रस्त होने वाला था। उस समय ओरियन उसकी मदद कर सकता था। ओरियन को वापस भेजकर उसके शरीर ने उसे असहाय छोड़ दिया था। ओरान को वापस भेजकर शहर छोड़ने का पुराना आदेश सुनते हुए शरीर उड़ने लगा। शरीर और भी तेजी से यात्रा करने के लिए उड़ता और टेलीपोर्ट होता रहा। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर रॉयल सिटी से बाहर निकल चुका था। इतना ही नहीं, बल्कि उसके शरीर ने एक लंबी दूरी की टेलीपोर्टेशन का भी इस्तेमाल किया, जिसमें उसने जिस स्थानिक पोर्टल के अंदर प्रवेश किया था उसका इस्तेमाल किया। गलत। उसे बाहर लाओ, ओरियन को बाहर लाओ। दक्ष ने ओरान को बाहर लाने के आदेश को बार बार दोहराया, लेकिन इस बार उसके शरीर ने उसकी बात नहीं सुनी। मानो बार बार आने वाले आदेशों ने उसके शरीर को कुछ भी करने से अनिच्छुक बना दिया था और वह केवल उड़ रहा था। बेवकूफ, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। ओरियन को बाहर लाओ। अगर तुम ओरियन को बाहर नहीं ला सकते तो जिया को बाहर लाओ या दूसरों को। मेरी बात सुनो। दक्ष की चेतना नकली दुनिया के अंदर पूरी ताकत से चीख रही थी, लेकिन उसका शरीर सुन नहीं रहा था। दक्ष को पहले से ही भविष्य की चिंता होने लगी थी। उसके आसपास कोई नहीं था। एक बार जब वह अपने लकवाग्रस्त शरीर में वापस आ गया तो वह अपने आसपास के लोगों की दया पर निर्भर होने वाला था और उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। बेवकूफ, मेरी आज्ञा सुनो कृपया, दक्ष चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अंततः उसके शरीर की अंधकार में ऊर्जा समाप्त हो गई। दक्ष की चेतना के चारों ओर का अंधकार गायब होने लगा क्योंकि उसके सामने उड़ रहा भ्रामक दर्पण टूट गया। उसकी चेतना उसके शरीर में लौट आई, जो अभी भी बिजली की गति से उड़ रहा था। जैसे ही उसकी चेतना वापस लौटी, उसे एहसास हुआ कि वो हिल नहीं सकता। उसका शरीर लकवाग्रस्त हो गया था। दक्ष की चेतना उसके शरीर में वापस आ गई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो हिल नहीं सकता। उसका शरीर ऊपर से नीचे तक लकवाग्रस्त था। वह अपनी QE का उपयोग भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसका शरीर पहले से ही सारी ऊर्जा से रहित था। वो अभी भी हवा में ऊपर था, लेकिन उसका शरीर लकवाग्रस्त होने के कारण वो उड़ नहीं सकता था। उसका शरीर नीचे गिरने लगा। दक्ष की आंखें अभी भी खुली थीं, लेकिन खुद को गिरते हुए देखने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकता था। जैसे जैसे उसका शरीर नीचे गिरता गया, उसके और जमीन के बीच की दूरी तेजी से कम होती गई। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर अंततः टूटे हुए स्थान पर पहुंच गया और वो पहले पैरों के बल नीचे गिर पड़ा। गिरने के कारण उसके पैरों की हड्डियां टूट गईं, साथ ही शरीर की कुछ अन्य हड्डियां भी टूट गईं, लेकिन सौभाग्य से वह बच गया। इसके अलावा उसे कोई दर्द भी महसूस नहीं हुआ क्योंकि वह अपने शरीर के किसी भी हिस्से को महसूस नहीं कर पा रहा था। दर्द महसूस न होने के बावजूद दक्ष को एहसास हुआ कि उसे बहुत ज्यादा चोट लगी है क्योंकि उसने देखा कि उसकी दृष्टि और भी धुंधली हो गई है। उसका पहले से ही लकवाग्रस्त शरीर और भी कमजोर हो गया था क्योंकि उसके शरीर से और भी ज्यादा खून बह गया था। जल्द ही वो पूरी तरह से बेहोश हो गया और उसकी आंखें बंद हो गईं। जैसे ही सब कुछ अंधेरा हो गया, दक्ष का आखिरी विचार सरल था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वो कभी फिर से जाग पाएगा या नहीं। एस्टेरिया का शाही शहर शांत था। कोई भी बात नहीं कर रहा था क्योंकि हर कोई अपने घर के अंदर छिपा हुआ था। शहर को दो देवताओं के बीच लड़ाई के कारण भारी विनाश का सामना करना पड़ा था। वे जहां से भी गुजरे, विनाश शुरू हो गया, यहाँ तक कि आधा शहर नष्ट हो गया। हालांकि लड़ाई की आवाजें बंद हो गई थी, फिर भी नागरिक अपने घरों से बाहर निकलकर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। पूरा शहर एक मृत शहर की तरह लग रहा था।
शाही महल पहले ही नष्ट हो चुका था। रईसों के साथ साथ सभी शाही लोग भी मर चुके थे। एस्टेरिया साम्राज्य के दुश्मनों को अगर शहर पर कब्जा करना होता तो उन्हें किसी भी तरह की कोशिश की जरूरत नहीं पड़ती। मिनट घंटों में बदल गए और फिर दिन बन गए। जब रॉयल सिटी में 2 दिन तक सन्नाटा छाया रहा तो नागरिकों ने हिम्मत जुटाकर बाहर कदम रखा और प्रार्थना करने लगे कि विनाश के 2 देवता चले गए हैं। जब नागरिक बाहर निकले तो उन्हें एहसास हुआ कि शहर खाली हो चुका है। अब वास्तव में कोई लड़ाई नहीं थी, दुश्मन शायद वहां से जा चुके थे। हर कोई उलझन में था कि आगे क्या करना है। शहर लगभग नष्ट हो चुका था और उनके पास मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था। नागरिकों के पास कोई नहीं था जो उन्हें बता सके कि क्या करना है, क्योंकि सभी अधिकार वाले व्यक्ति मर चुके थे। जो नागरिक बचे उनमें से कुछ ने मामले को अपने हाथ में लेने का निर्णय लिया। दक्ष की आंखें बंद हो चुकी थीं। वो अपने शरीर के बारे में सारी संवेदना खो चुका था, लेकिन आखिरकार उसे कुछ महसूस होने लगा था। बहुत ज्यादा दर्द। उसका पूरा शरीर दर्द से भर गया था, मानो उसका शरीर का ज्यादातर हिस्सा टूट गया हो। लेकिन दर्द में भी वह खुश था, क्योंकि इसका मतलब था कि वह अभी भी जिंदा है। उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करना भी मुश्किल लग रहा था। उसे अपनी आंखें खोलने में बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ है, क्योंकि उसकी पूरी दृष्टि धुंधली थी, लेकिन वह अपने आसपास की लकड़ी की गंध महसूस कर सकता था। उसे ये भी महसूस हो रहा था कि वह किसी खुली जगह पर नहीं है। उसे ऐसा लग रहा था कि वह एक झोपड़ी में है। उसने अपनी दिव्य इंद्रिय का विस्तार करके ये जानने की कोशिश की कि वह कहाँ है। हालांकि उसकी क्यूई अभी भी काम कर रही थी, फिर भी वह अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करने में सक्षम था। उसकी दिव्य इंद्रिय आसपास के वातावरण में फैल गई, जिससे वह देख पाया कि वह वास्तव में कहाँ था। यह वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। वो एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी के अंदर था। झोपड़ी बहुत बड़ी नहीं लग रही थी। झोपड़ी में सिर्फ एक बिस्तर था और उसी पर दक्ष लेटा हुआ था। झोपड़ी पूरी तरह खाली थी। झोपड़ी के अंदर उसके अलावा कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। झोपड़ी के आसपास का इलाका भी लोगों से पूरी तरह खाली लग रहा था। झोपड़ी जंगल के बीच में थी और चारों तरफ पेड़ थे। पास में एक तालाब भी था। मैं कहाँ हूँ? दक्ष ने उलझन में बड़बड़ाते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के घर में था, पर किसके घर में? यहाँ कोई नहीं था। क्या किसी ने उसकी मदद की और उसकी जान बचाए? उन्होंने कुछ बार पलकें झपकाई, क्योंकि उनकी दृष्टि धीरे धीरे कम होती गई और अंततः सामान्य हो गई। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और अपने शरीर को देखा, जो पूरी तरह पट्टियों में लिपटा हुआ था। हालांकि ये समझ में आया, उसका पूरा शरीर टूट चुका था। जहां भी उसे मदद मिली, शायद उसे जल्दी ठीक होने में मदद करने के लिए उसे लपेटा गया था। उसे पूरा यकीन था कि किसी ने उसकी मदद की थी। मुझे अब इन पट्टियों की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद को ठीक कर सकता हूँ, उसने हाथ ऊपर उठाने की कोशिश करते हुए कहा। वो तुरंत ठीक होने के लिए जीवन रक्षक गोली खाना चाहता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह अपना हाथ नहीं हिला सकता। यद्यपि वह अपना सिर हिला सकता था और शरीर में दर्द महसूस कर सकता था, फिर भी उसका शरीर लकवाग्रस्त था और हिलने डुलने में असमर्थ था। ये शापित डार्क सैक्रिफाइस, उसने खुद को हिलने में असमर्थ पाते हुए शाप दिया। हालांकि वह जानता था कि इस कौशल ने उसकी मदद की थी, फिर भी वह इसके बाद के परिणामों से परेशान था। 1 मिनट रुको, परिणाम? मुझे लकवा तो हुआ, लेकिन एक और भी था, एक भावना का नुकसान। कौन सी मैंने खो दी? उसने खुद से पूछा, समझने की कोशिश करते हुए। वह जानता था कि उसके अंदर अभी भी गुस्सा बाकी है, नहीं तो वह इस हुनर को कोसता नहीं। और सबसे अच्छी बात यह है कि उसके अंदर प्यार की भावना भी है। वो अभी भी अपने परिवार के प्रति प्यार महसूस कर सकता था। मैं और कौन सी भावना खो रहा हूँ? मैंने क्या खो दिया? वो सोच रहा था, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि उसने क्या खो दिया है। चूंकि मैं इसके बारे में सोच नहीं पा रहा हूँ, तो यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं होगी, उसने कहा और इस बारे में सोचना छोड़ दिया। उसने पाया कि वह लकवाग्रस्त होने के अलावा ज्यादातर सामान्य था, जो निश्चित रूप से जल्द ही ठीक होने वाला था। आखिरकार तुम उठ गए।
कैसा महसूस कर रहे हो? जैसे ही दक्ष ने अपनी आंखें बंद की और आराम करने लगा, उसने एक आवाज सुनी। जुन, क्या तुम्हें सचमुच ये पूछना है कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ? मेरा पूरा शरीर टूट गया है और मैं उससे हिला भी नहीं सकता। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कैसा महसूस हो रहा होगा? दक्ष ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। खैर, मुझे एक बात बताओ, मैं कितनी देर तक बेहोश रहा और किसने मेरी मदद की? उसने पूछा। तुम कितने दिन के लिए बाहर थे? मुझे लगता है 3 या 4 दिन। जहां तक तुम्हारी मदद करने वाले का सवाल है, खुश रहो। वो एक हॉट महिला थी, जून ने हंसते हुए दक्ष से कहा। अगर वो कोई हॉट महिला होती तो मैं क्यों खुश होता? मैं कोई विकृत व्यक्ति नहीं हूँ, दक्ष ने जवाब दिया और फिर से अपना हाथ हिलाने की कोशिश की। अहे को फिर से असफलता का सामना करना पड़ा क्योंकि उसके हाथ ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। तुम वाकई बहुत बुरी तरह घायल हो गए थे। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम अभी भी जीवित हो। इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद तुम्हारी केवल कुछ हड्डियां टूटी हैं। मुझे लगता है कि तुम इसका श्रेय अपनी शारीरिक क्षमता और अपने शरीर की ताकत को दे सकते हो। लकवा लगने के बाद भी तुम्हारा शरीर सबसे बुरे दौर से बच गया, जुन ने दक्ष से कहा जब वह उसके बगल में बिस्तर पर बैठी थी। तो जब मैं गिर गया था तो एक लड़की ने मेरी मदद की थी और मुझे यहाँ तक लाई थी। अब वो कहाँ चली गई? दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। 1 मिनट रुको, मेरे कपड़े, वे कहाँ हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या उस लड़की ने मेरे कपड़े बदले? उसने मुझे बिना कपड़ों के देखा? दक्ष ने अपनी आंखें चौड़ी करके पूछा। तुम सही हो, उसने वो सब किया। इसके अलावा मुझे अभी भी उसके चेहरे पर वह भाव याद है जब उसने तुम्हें बिना कपड़ों के देखा था। कुछ सुनना है? तुम्हारे कपड़े तो सामान्य से भी छोटे दिख रहे थे, शायद चोट की वजह से। हा। ऐसा लग रहा था कि जून को दक्ष के घावों पर नमक छिड़कने में मजा आ रहा था क्योंकि वो उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रही थी। जो भी हो, मैं इसका असर खुद पर नहीं पड़ने दूंगा, दक्ष ने आंखें घुमाते हुए कहा। मेरा फीनिक्स ब्लड रोब और बाकी सारे खजाने, उस लड़की ने उसे कहाँ रखा था, या वह उन्हें बेचने के लिए चली गई थी? उसने पूछा। वह अपने साथ सब कुछ बाहर ले गई थी, इसलिए मुझे यकीन नहीं है। शायद वो उन्हें बेचने गई थी। हालांकि सेंट ग्रेड फीनिक्स ब्लड रोब खोना एक बड़ा नुकसान होगा, जुन ने दक्ष को बताया। वो लड़की जो भी हो, भले ही उसने इसे किसी को बेच दिया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसे उससे वापस ले लूंगा जिसे उसने बेचा है, भले ही मुझे इसके लिए बल प्रयोग करना पड़े, दक्ष ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। उन्होंने कहा, फिलहाल मुझे अपने उपचार के बारे में सोचना है। मैं दूसरों की दया पर नहीं रहना चाहता। मेरे लिए एक काम करो। क्या करें? जुन ने पूछा। मैं जीवन रक्षक गोली लाने की कोशिश करूंगा। चूंकि तुम मेरा हाथ छू सकते हो, इसलिए मेरे हाथ का इस्तेमाल करके मुझे गोली खिलाओ, दक्ष ने जवाब दिया। अगर यह काम करता है तो मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। ये काम नहीं करेगा, बस इसे भूल जाओ, जुन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। क्यों? दक्ष ने उलझन में पूछा। आपने हाल ही में डार्क सैक्रिफाइस का इस्तेमाल किया है। आपके शरीर ने खुद को ठीक करने के लिए कई बार डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया है। उस ऊर्जा का अवशेष अभी भी आपके शरीर के अंदर है। आपके शरीर को उसे पूरी तरह से बाहर निकालने में कुछ सप्ताह लगेंगे, और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक कोई भी उपचार गोली आप पर काम नहीं करेगी, उसने दक्ष को जवाब देते हुए उसकी उम्मीद छीन ली। उसकी बातें सुनकर दक्ष निराश हो गया, लेकिन उसने फिर भी जोर दिया, कम से कम मुझे एक बार कोशिश करने दो, शायद ये काम कर जाए। ठीक है, चूंकि तुम कोशिश करना चाहती हो तो करो, बस अपनी उम्मीदें ज्यादा मत रखो, जुन ने दक्ष से कहा और वो सहमत हो गई। दक्ष ने अपना पूरा ध्यान अपनी अंगूठी पर केंद्रित किया और अपनी एक उंगली हिलाने की कोशिश की। अंगूठी चमकने पर उसकी तर्जनी उंगली थोड़ी सी हिली। एक उपचार की गोली उसकी अंगूठी से निकलकर उसकी हथेली पर आ गिरी। जून ने अपना हाथ दक्ष के हाथ पर रखा और उसका हाथ धीरे से ऊपर उठाया। ओह ओह ओह, ये दर्द कर रहा है, दक्ष ने शिकायत की जब जून ने उसका हाथ हिलाया। बच्चे जैसा व्यवहार करना बंद करो, सहन करो, तुम पहले भी बहुत दर्द से गुजर चुके हो, जून ने दक्ष को डांटा।
उसे एक बच्चे की तरह शिकायत करते हुए देखकर। उसकी 2 अंगुलियों के बीच गोली पकड़ने में उसकी मदद करते हुए जुन ने गोली उसके मुंह में रख दी। दक्ष ने गोली निगल ली और उसके असर का इंतजार करने लगा। 20 मिनट से ज्यादा समय बीत गया और हर कोई ये देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि गोली असर करेगी या नहीं। झोपड़ी में सन्नाटा छा गया और दक्ष के चेहरे पर निराशा छा गई। ये काम नहीं करता, उसने आह भरते हुए कहा। उसके शरीर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। दर्द अभी भी बना हुआ था और वो अभी भी अपना हाथ या शरीर नहीं हिला पा रहा था। मुझे इससे नफरत है, दक्ष ने कहा। मैं क्या कह सकता हूँ? बस सकारात्मकता को देखो। निराशावादी होने के बजाय आशावादी बनो, जुन ने दक्ष से कहा। अल्पविराम। तुमने इतने शक्तिशाली शत्रुओं का सामना किया, लेकिन मृत्यु के द्वार से भी तुम विजयी होकर लौटी। तो क्या हुआ अगर तुम थोड़े घायल हो? भले ही तुम कोई उपचारात्मक पूरक न ले सको, तुम्हारे शरीर का सामान्य उपचार पहले की तरह ही काम करेगा। इसमें अधिक समय लग सकता है, लेकिन तुम ठीक हो जाओगी, उसने कहा। यही मेरी चिंता है। मैंने सोचा था कि मैं जीवन चिकित्सा गोलियों से जल्दी ठीक हो जाऊंगा और फिर दूसरों को नकली दुनिया से बाहर बुला लूंगा। मैं नहीं चाहता था कि वे मुझे इतना टूटा हुआ देखें। मुझे लगता है कि अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। उन्हें सुरक्षा के रूप में रखना बेहतर है, दक्ष ने कहा। क्या तुम्हें यकीन है तुम उस हॉट लड़की के साथ अकेले नहीं रहना चाहते? जुन ने एक मनोरंजक मुस्कान के साथ पूछा। मैं एक हॉट लड़की के साथ क्या कर सकता हूँ जब मैं हिल भी नहीं सकता? दक्ष ने पूछा। मेरा मतलब है, मैं एक शुद्ध आदमी हूँ। मेरे मन में कोई बुरे विचार नहीं है। हाँ, ठीक है। अब हो सके तो अपने परिवार को बुला लो, जुन ने कहा। दक्ष ने एक अजीब इशारा करने के लिए फिर से अपनी उंगली हिलाई। जैसे ही उसने अपना भाषण समाप्त किया, अजीब नकली दुनिया की अंगूठी चमकने लगी और उसके बाद लोगों का एक समूह उस अजीब अंगूठी से बाहर आ गया। मिंग्यू और झिकी को दक्ष ने बाहर निकाला क्योंकि उसे लगता था कि ये दोनों ही काफी हैं। वे उसके परिवार में सबसे ताकतवर थे। दक्ष, तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें क्या हुआ? दक्ष को घायल और पट्टी बंधा हुआ देखकर झिकविन चिंतित हो गई और दौड़कर उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। ओह, मेरा हाथ मत हिलाओ, इससे दर्द हो रहा है, दक्ष ने झिकविन को याद दिलाया, जिसने अचानक अपना हाथ हटा लिया था। क्या हुआ? झिकविन ने पूछा। दूसरी ओर मिंग्यू ने अपनी भंडारण अंगूठी से एक जीवन उपचार की गोली निकाली और दक्ष से अपना मुंह खोलने के लिए कहा। गोलियां बेकार है, मैंने पहले ही इन्हें आजमा लिया है, दक्ष ने जवाब दिया और गोली खाने से इनकार कर दिया। क्या हुआ? कुछ खास नहीं, बस कुछ पुराने दुश्मन मुझे मारने आए और उनका भी वही हाल हुआ जो उनसे पहले हुआ था, दक्ष ने आह भरते हुए जवाब दिया। इसके अलावा इस प्रक्रिया में मुझे थोड़ी चोट भी लगी है। जीवन उपचार की गोली मेरे लिए बेकार है। मुझे यहाँ प्राकृतिक उपचार की मदद की जरूरत है। मैंने तुम्हें बुलाया है ताकि तुम दोनों मेरी रक्षा कर सको, उसने कहा। जैसे ही दक्ष ने बोलना समाप्त किया, झोपड़ी के बाहर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। मिंग्यू और झिकविन ने जल्दी से अपनी तलवारें निकाली और दरवाजे की ओर इशारा किया। झिकविन और मिंग्यू दोनों ने अपनी तलवारें उस नए व्यक्ति की ओर तान दी जो अभी अभी झोपड़ी में दाखिल हुआ था। अपने घर में 2 अजनबियों को अपनी ओर हथियार तानते देख घर की मालकिन ने अपने हाथ में रखी चीजें नीचे गिरा दी। जो कुछ भी तुम चाहो ले लो, मुझे मत मारो, उसने पीला चेहरा बनाकर चिल्लाते हुए कहा और डर के मारे एक कदम पीछे हट गई। दक्ष ने जमीन पर गिरी चीजों को देखा और पाया कि ये उसके कपड़े थे। फीनिक्स के खून से बना लबादा भी वहीं मौजूद था। उसने उस व्यक्ति की ओर देखने के लिए अपनी नजर उठाई और देखा कि वह एक वृद्ध महिला थी जो 70 वर्ष की उम्र पार कर चुकी थी। दक्ष जून को घूरने से खुद को रोक नहीं सका। तुम इस 70 वर्षीय महिला को हॉट महिला कह रहे थे। तुम मुझे हमेशा आश्चर्यचकित करती रहती हो, दक्ष ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा और उसने जून की ओर देखा। कौन सी हॉट महिला? झिकविन ने दक्ष से पूछा जब उसने उसकी बातें सुनी। उसने उसे संदेह भरी नजरों से देखा। हॉट लेडी, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कहा था,
अपना हथियार नीचे रखो और मासूम महिला को मत डराओ। जब मैं खतरे में था तब उसने ही मेरी मदद की थी। दक्ष ने अपने पिछले शब्दों को सुधारते हुए कहा। ओह, तुमने कहा था कि तुम्हें हमारी सुरक्षा की जरूरत है। मुझे लगा कि हम दुश्मन के इलाके में हैं। जेक्विन ने अपनी तलवार नीचे करते हुए कहा। उसने और मिंग्यू ने बूढ़ी महिला की ओर बढ़ने से पहले अपनी तलवारें वापस रख ली। दादी, चिंता मत करो, हम यहाँ कुछ लूटने नहीं आए हैं। हम उसकी पत्नियां हैं। हमें आप पर हथियार तानने का बहुत पछतावा है। हमने सोचा था कि आप दुश्मन हैं। कृपया हमें माफ कर दो, मिंग्यू ने बूढ़ी महिला से धीरे से कहा। आह, तुम उसकी पत्नी हो। मुझे बहुत खुशी है कि वह आखिरकार जाग गया है। मुझे चिंता होने लगी थी कि वह कभी जागेगा या नहीं। मैंने उसकी मदद करने की हर संभव कोशिश की। अगर वह आज नहीं जागा होता तो शायद मैं शहर जाकर किसी डॉक्टर को बुलाती, बूढ़ी महिला ने कहा और आगे बढ़कर अपने गिरे हुए कपड़े उठाए। दादी, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने मुझे क्यों बचाया और आप मेरे कपड़े कहाँ ले गई? दक्ष ने बूढ़ी महिला से पूछा। तुम्हें बचाना, क्योंकि मैंने तुम्हें तालाब के पास पड़ा देखा था जहाँ मैं पानी लेने गई थी। तुम बुरी तरह घायल थे, लेकिन तुम अभी भी जीवित थे। मैं तुम्हें वहाँ मरता हुआ नहीं छोड़ सकती थी। मैं तुम्हें वापस ले आई और तुम्हारा जो इलाज हो सका किया, बूढ़ी महिला ने कहा और कपड़े दक्ष के पास जमीन पर रख दिए। जहाँ तक तुम्हारे कपड़ों की बात है, वे खून से लथपथ थे। उन्हें इतने लंबे समय तक ऐसे ही पड़े देखकर मैंने उन्हें धोने का फैसला किया, उसने कहा। तो तुम्हें कैसा लग रहा है, नौजवान? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं मर रहा हूँ। मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है और मैं मुश्किल से अपने हाथ और उंगलियां हिला पा रहा हूँ। इसके अलावा कुछ भी नहीं, दक्ष ने जवाब दिया। बेशक, जिस तरह की चोटें तुम्हें लगी थी, तुम भाग्यशाली हो कि तुम जीवित हो। मुझे आश्चर्य होगा अगर तुम कुछ महीनों में चलने लगो। तुम्हारे घाव को ठीक होने में लंबा समय लगेगा, बूढ़ी औरत ने आह भरते हुए कहा। उन्होंने कहा, केवल चमत्कारी उपचार की गोलियां ही आपकी मदद कर सकती हैं, लेकिन मैं इतनी गरीब हूं कि उन्हें खरीदने में सक्षम नहीं हूं। आपको खुद ही ठीक होना होगा। मैं केवल हल्का उपचार ही दे सकती हूं। चिंता मत करो, तुमने पहले ही काफी मदद कर दी है। वैसे भी अब तो सबसे अच्छी दवाई भी मेरे लिए बेकार है, इसलिए अगर तुम्हारे पास गोली नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, दक्ष ने जवाब दिया। लेकिन मैं महीनों तक बिस्तर पर नहीं रह सकता। चिंता मत करो, तुम यहाँ महीनों तक नहीं रहोगे। तुम्हारा शरीर और तुम्हारा प्राकृतिक उपचार दूसरों से बेहतर है। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, जून ने दक्ष को याद दिलाया। भगवान, मैं आशा करता हूँ कि समय तेजी से आगे बढ़ेगा, दक्ष ने झोपड़ी की छत पर नजर डालते हुए कहा। दुर्भाग्य से समय हमेशा की तरह बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और दक्ष को तो यह और भी धीमा लग रहा था, क्योंकि वह बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। सौभाग्यवश ऐसी स्थिति में भी वह खेती कर सकता था, जिससे उसे समय गुजारने में मदद मिलती थी। दिन रात भर जब तक वो सो नहीं जाता, वो खेती करता रहता। जहाँ तक खाने पीने और बाकी चीजों का सवाल है, तो उसका प्रबंध मिंग्यू और जिक्विन करते थे, जो उसके साथ रहते थे। उस दौरान दक्ष ने दोनों महिलाओं को ये भी बताया कि असल में क्या हुआ था। उसने मिंग्यू के पिता और उसकी मां को दुश्मन द्वारा मारे जाने के बारे में बताया। उसने उसे उसके पिता के विश्वासघात के बारे में नहीं बताया, क्योंकि अब उसका कोई मतलब नहीं रह गया था। ऐसा नहीं था कि उसने उसके पिता को मार दिया था। यदि वो उसके पिता के विश्वासघात के बारे में बात करता तो इससे केवल ये पता चलता कि उसके पिता को मारने के पीछे उसके पास कोई कारण है। ये खबर मिंग्यू के शांत हृदय में बिजली की तरह गिरी, जिसने सोचा था कि उसका परिवार जीवित है। बस एक पल में वो अनाथ हो गई और उसका कोई परिवार नहीं बचा। सौभाग्य से उस समय दक्ष और जिक्विन उसे सांत्वना देने और उसे याद दिलाने के लिए वहां मौजूद थे कि उसका अभी भी एक परिवार है। कुछ दिनों तक मिंग्यू उदास रही, लेकिन समय के साथ वो इससे उबर गई। बूढ़ी महिला की झोपड़ी उन चारों के लिए पर्याप्त। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। बड़ी नहीं थी,
उन्होंने झोपड़ी के ठीक बगल में एक तंबू स्थापित किया था, जहां उन्होंने बूढ़ी महिला को अधिक परेशान न करने के लिए दक्ष को स्थानांतरित कर दिया था। उनके पास जो तंबू था वह बहुत बड़ा था और उसमें सभी सुविधाएं थी, जिसमें एक नर्म और बड़ा बिस्तर भी शामिल था। समय बीतता गया और दिन सप्ताहों में बदल गए। मौसम बदला और गर्मी के जाने के साथ ही यहाँ सर्दी भी आ गई। सौभाग्य से 3 हफ्तों के भीतर दक्ष इतना ठीक हो गया कि वो चलने फिरने में सक्षम हो गया। वो अपने हाथ पैर हिला सकता था। वो थोड़ा बहुत चल भी सकता था, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। इस गति से आपको कुछ ही हफ्तों में पूरी तरह से ठीक हो जाना चाहिए। फिर हम जा सकते हैं, मिंग्यू ने दक्ष से कहा जब उसने उसकी बाहों की जांच की। कुछ सप्ताह, कोई जरूरत नहीं, हम कल निकल सकते हैं, दक्ष ने जवाब दिया। क्या, इतनी जल्दबाजी मत करो, तुम अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो, जेक्विंग ने दक्ष को डांटा। तो क्या हुआ, मैं काफी अच्छी तरह से चल फिर सकता हूँ। वैसे भी ऐसा नहीं है कि मैं कोई दौड़ लगाने जा रहा हूँ। हम यात्रा करते समय स्नैक मोनाक के ऊपर बैठेंगे। बाकी उपचार भी रास्ते में ही किया जा सकता है, दक्ष ने उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, हमें अभी भी अपनी पुरानी दुनिया में वापस जाना है ताकि हम देख सकें कि सेंट किंग टूम में क्या है। वैसे भी यात्रा लंबी होगी, इससे हम एक ही पत्थर से 2 पक्षियों को मार सकते हैं। यात्रा के समय का उपयोग मेरे उपचार के लिए करें। ठीक है, हम कल चलेंगे, जैसा कि तुमने कहा, हम कल चले जाएंगे। जेक्विंग ने दक्ष की मांग पर सहमति जताई और फिर उसने दक्ष के सामने कटे हुए फलों का एक टुकड़ा रख दिया। अब कुछ खा लो, इससे तुम्हारे प्राकृतिक उपचार में और अधिक मदद मिलेगी, उसने कहा। दक्ष ने फल का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। तुमने अपनी आंतरिक दुनिया की पूर्णता के बारे में बात की थी, ये कैसा चल रहा है? जेक्विंग ने पूछा जब दक्ष ने फल निगल लिया। ये थोड़ा धीमा हो गया है, लेकिन ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि हम अंतिम चरण में हैं। मैं उस जगह के पूरा होने को लेकर बहुत उत्साहित हूँ। मुझे यकीन है कि आपको ये पसंद आएगा और मैं जहाँ चाहूँ वहाँ आ जा सकता हूँ। नकली दुनिया के विपरीत, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वह अपनी आंतरिक दुनिया को लेकर बहुत उत्साहित था। इसके अलावा एक और चीज थी जिसे लेकर वह उत्साहित था, समय की तलवार जो दुश्मन के हमलों को अवशोषित करके उसकी साधना को बढ़ाने में सक्षम थी। वह जानता था कि यह एक अद्भुत क्षमता है और वह इसका परीक्षण भी करना चाहता था, ये देखने के लिए कि क्या वह वही काम दोहरा सकता है। वह ज़ीकिंग और मिंग्यू से उस पर हमला करवाना चाहता था ताकि वह हमले को झेलने की कोशिश कर सके। उसका मानना था कि अगर ये तरकीब काम कर गई तो उसके पास खेती को बढ़ावा देने वाली ऊर्जा की अनंत आपूर्ति होगी। वो मिंग्यू और ज़ीकिंग को रोजाना हमला करवा सकता था जिसे वह अवशोषित कर लेता था और अपनी साधना को बढ़ा लेता था। किसी भी मामले में उसे यकीन था कि ऐसा नहीं था कि वो दुश्मन की साधना को अवशोषित कर रहा था। वो केवल हमले की ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था, जिसका दुश्मनों की साधना पर कोई प्रभाव नहीं था। उस स्थिति में वो मिंग्यू और ज़ीकिंग की साधना को नुकसान पहुंचाने की चिंता किए बिना अपनी साधना को बढ़ा सकता था। यह एक बेहतरीन धोखा साबित हो सकता था, बशर्ते कि यह कारगर हो। दुर्भाग्य से वो समय की तलवार उठाने के लिए भी पर्याप्त रूप से ठीक नहीं हुआ था। वो मुश्किल से थोड़ी दूर तक चल पाता था और अपने हाथों से हल्की चीजें उठा पाता था। जहां तक समय की तलवार की बात है, तो वह वास्तव में बहुत ज्यादा भारी थी। उसे एहसास हुआ कि अगर वह इसे उठाकर हमले के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, तो उसकी चोट और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। इससे उसके ठीक होने की प्रक्रिया पर असर पड़ता है और उसे ज्यादा समय लगता है। इसलिए चाहे वो अपने सिद्धांत का कितना भी परीक्षण करना चाहे, उसने समय की तलवार का इस्तेमाल नहीं किया। उसने तब तक इंतजार करने का फैसला किया जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। वो फल खाता रहा। मिंग्यू कहाँ है? उसने अचानक पूछा, क्योंकि उसने मिंग्यू की अचानक अनुपस्थिति देखी। वो सामान्य मनुष्यों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला उपचारात्मक द्रव लाने के लिए बाहर गई थी। हमारे पास वह खत्म हो रहा है। जाहिर है, गांव के ठीक बाहर एक गांव है। वो कुछ द्रव लेने के लिए बूढ़ी महिला के साथ गई थी, जेक्विंग ने उत्तर दिया। तुम्हें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए था।
वो चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, ये जोखिम लेने का समय नहीं है ना? दक्ष ने चिंतित होकर पूछा। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। यह कोई साधक गांव नहीं है, यहाँ कोई साधक नहीं है, और अगर होते भी तो मिंग्यू इतना मजबूत है कि दुश्मनों के कुछ दांत तोड़कर सुरक्षित वापस आ सकता है। तुम बिना वजह चिंता कर रहे हो, जिक्विंग ने कहा और वह जोर से हंस पड़ी। वो बच्ची नहीं है, तुमने पहले ही काफी समय तक हमारी रक्षा की है, अब हमारी बारी है। हमने बिना किसी कारण के ताकत का पीछा नहीं किया, हम तुम्हारी मदद करने में सक्षम होने के लिए मजबूत बनना चाहते थे, और लंबे समय के बाद हमें आखिरकार तुम्हारी मदद करने का मौका मिला है। चिंता मत करो, उसने कहा और खाली प्लेट लेकर खड़ी हो गई और उसे एक तरफ रख दिया। जब वो प्लेट को एक तरफ रख रही थी तो उसने दक्ष की कलाकृतियों को देखा, जिसमें उसका फीनिक्स ब्लड रोब और बाकी चीजें शामिल थी। चूंकि हम कल ही निकलेंगे, तो क्या तुम कपड़े बदलना चाहोगी? फीनिक्स ब्लड रोब और दूसरी महत्वपूर्ण कलाकृतियां, उसने दक्ष से पूछा। ठीक है, उन्हें यहाँ लाओ, दक्ष ने ज़ीकिंग की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा। अब समय आ गया है कि मैं अपने पुराने रूप में वापस आऊं और इन मरीज जैसे कब्जों से बाहर निकलूं। वो बिस्तर के किनारे खिसक गया और अपने पैर नीचे लटका कर बैठ गया। ज़ीकिंग ने कलाकृतियों को उठाया और उन्हें बिस्तर पर दक्ष के पास रख दिया। दक्ष खड़ा हुआ और अपने पुराने कपड़े उतारने लगा। उसने पुराने कपड़े एक तरफ रख दिए और फिर अपने सामान्य दिखने वाले कपड़े पहन लिए, जिससे वह पहले की तरह रोगी की बजाय एक स्वस्थ राजकुमार की तरह दिखने लगा। उन्होंने गहरे हरे रंग की पैंट, सफेद शर्ट और ऊपर शाही ग्रे लबादा पहना हुआ था। अपनी तरफ देखते हुए उसने लाल फीनिक्स रक्त लबादा उठाया और उसे अपनी पीठ पर पहन लिया। जैसे ही उसने फीनिक्स ब्लड रोब पहना, दक्ष ने उस चीज को देखा जो पहले फीनिक्स ब्लड रोब के नीचे पड़ी थी, जो उसके नजर से छिपी हुई थी। जब उसने बिस्तर पर पड़े काले दस्ताने देखे तो उसके चेहरे पर उदासी छा गई। ये दस्ताने उसे नष्ट हो चुके दिव्य स्वर्ग संप्रदाय से एक परीक्षण के बाद प्राप्त हुए थे। उस समय उसे लगा था कि ये दस्ताने कुछ खास हैं और उसने इन्हें पहन लिया था। तब से वह हमेशा इन दस्ताने को पहनता है और कभी नहीं उतारता। दरअसल ये दस्ताने इतने सामान्य हो गए कि वह ये भी भूल गया कि उसने इन्हें पहना हुआ है। अब जब उसने उन्हें बिस्तर पर लेटे देखा तो उसे उनकी याद आ गई और यह भी कि उसने उनका किस प्रकार स्वागत किया था। ये दस्ताने मैं तुम्हें हमेशा पहने हुए देखती हूँ। मैं तुम्हारी अधिकांश कलाकृतियों के बारे में जानती हूँ, लेकिन उनके बारे में नहीं। इन दस्तानों में क्या खास है? जैक्विन ने दक्ष से पूछा, जब उसने उसे दस्तानों को घूरते हुए देखा। दक्ष के थके हुए होठों से एक गहरी आह निकली और फिर उसने आगे कहा, काश मुझे इस सवाल का जवाब पता होता। ये दस्ताने कथित तौर पर एक खजाना है और एक उच्च श्रेणी का खजाना, लेकिन मेरे लिए वे बिल्कुल बेकार लगते हैं। अब तक मैं ये समझ नहीं पाया कि वे क्या करते हैं। हालांकि मैंने उन्हें दिव्य स्वर्ग संप्रदाय से प्राप्त किया था, इसलिए वे विशेष होने चाहिए। कम से कम मैंने तो यही सोचा था, लेकिन मुझे अपनी धारणा पर संदेह होने लगा है। मुझे लगता है कि दिव्य स्वर्ग संप्रदाय ने मुझे ठगा है, दक्ष ने आह भरते हुए उत्तर दिया। जो भी हो, भले ही यह ट्रोलिंग ही क्यों ना हो, मुझे इन दस्तानों की आदत हो गई है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने कहा और दस्तानों को उठाकर पहन लिया। सौभाग्य से प्राचीन अंगूठी और नकली दुनिया की अंगूठी बूढ़ी औरत ने नहीं उतारी। उसे यकीन नहीं था कि वह अंगूठी उतार भी पाएगी या नहीं, क्योंकि वह उसकी आत्मा से बंधी हुई थी, लेकिन वह खुश था। कपड़े पहनने के बाद दक्ष थककर बिस्तर पर बैठ गया। उसके पैरों में फिर से दर्द होने लगा था। चूंकि हम वापस जाना चाहते हैं, इसलिए हमें उस डू के साम्राज्य तक जाना होगा। जेकिंग ने दक्ष से पूछा, तुम वहां कैसे पहुंचने की योजना बना रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? दक्ष ने पूछा। मेरा मतलब है एक महिला पर जबरदस्ती करने के आरोप। क्या आपने नहीं कहा कि ये सबके सामने लगाए गए थे? 20 दुनिया के लोगों के सामने। आपने एस्टेरिया में अपनी बेगुनाही साबित कर दी, लेकिन अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, जेकिंग ने जवाब दिया। मुझे नहीं लगता कि यह खबर अगले साम्राज्य तक भी पहुंची होगी। डू साम्राज्य तक तो बिल्कुल नहीं।
बाकी दुनिया के लिए तुम अभी भी एस्टेरिया के अपराधी हो। क्या वे तुम्हारा स्वागत करेंगे? उसने पूछा। इसके अलावा आपने उनके साथ लड़ाई की और उनके मेहमानों का अपहरण कर लिया और यहाँ तक कि उन्हें मार डाला, जिससे उनका टूर्नामेंट खराब हो गया। मुझे लगता है कि वे आपको देखते ही मार सकते हैं। आपको उनके टेलीपोर्टेशन पोर्टल का उपयोग करने की अनुमति देना तो दूर की बात है, उसने आगे कहा। खैर, आपकी चिंताएं निरर्थक है, क्योंकि मैं उनके पास अतिथि के रूप में नहीं जा रहा हूँ। बेशक मैं हमेशा की तरह ही प्रवेश करूंगा। उन्हें ये भी पता नहीं चलेगा कि मैं कब आया और कब चला गया, दक्ष ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। क्या ऐसा है? जेक्विन ने दक्ष से पूछा और उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगी। तुम ऐसा करोगे? और कौन? दक्ष ने पूछा। बेशक मैं। जेक्विन ने दक्ष को घूरते हुए अपनी आंखें घुमाई। तुम, जो ठीक से चल भी नहीं सकते, महल में घुसपैठ करोगे? मुझे यकीन है कि आप अपनी सामान्य स्थिति में आसानी से ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आप अभी हैं, आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। अगर आपकी यही योजना है तो हम कल नहीं जा रहे हैं। हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, उसने कहा। चलो, मुझ पर भरोसा रखो, तब तक मैं ठीक हो जाऊंगा। वैसे भी अब मैं अपने नियमों का पालन कर सकता हूँ। मैं ठीक हो जाऊंगा, और कल जाने के बारे में तो ये तय हो चुका है, दक्ष ने जोर देते हुए कहा, हिलने से इनकार करते हुए। मैं तुम्हें पूरी तरह से ठीक होने से पहले रॉयल पैलेस के करीब नहीं जाने दूंगी। तुम जाना चाहती हो, ठीक है, हम कल चले जाएंगे, लेकिन हम साम्राज्य में तभी प्रवेश करेंगे जब तुम तब तक ठीक हो जाओगी। क्या तुम सहमत हो? जेक्विन ने दक्ष से पूछा और उसने उस पर एक शर्त रखी। ठीक है, मैं साम्राज्य में तभी प्रवेश करूंगा जब मैं सुरक्षित रहूंगा, दक्ष ने सहमति जताई। आपने तो पूरी तरह से कपड़े पहन रखे हैं। क्या आप कहीं जा रहे हैं? इस हालत में चल रहे हैं? जैसे ही दक्ष ने सहमति जताई, उसने एक बूढ़ी आवाज सुनी। तंबू के प्रवेश द्वार की ओर देखते हुए उसने एक बूढ़ी औरत को प्रवेश करते देखा। आह दादी, आप वापस आ गईं, दक्ष ने कहा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह बूढ़ी औरत ही थी जिसने उसे बचाया था। मिंग्यू भी बूढ़ी महिला के पीछे पीछे अंदर आ गई, जिससे दक्ष को राहत मिली कि वह सुरक्षित है। मैं जा रही हूँ, अब मुझे बताओ, क्या तुम जा रहे हो? बूढ़ी औरत ने दक्ष से फिर पूछा। हाँ, कल मैं निकल जाऊंगा। मुझे लगता है कि अब मैं यात्रा करने के लिए ठीक हूँ। इसके अलावा मुझे एक जगह जाना है। मैं पहले ही देर से जा रहा हूँ, इसलिए बस इतना ही करना है, दक्ष ने कहा। हाँ ठीक है। बूढ़ी महिला थोड़ा अचंभित हुई और उसने अपना सिर हिलाया। क्या आप दुखी हैं, दादी? जी किंग ने बूढ़ी महिला से पूछा, क्योंकि उसने उसकी निराशा देखी थी। मैं क्यों नहीं जाऊंगी? बूढ़ी महिला ने आगे बढ़ते हुए जवाब दिया। वो दक्ष के ठीक बगल में आकर बैठ गई। मैं अपने बेटे के साथ यहाँ रहती थी। 2 साल पहले वो चला गया और कभी वापस नहीं आया। तुम्हारे आने से मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे मेरा बेटा और कुछ बेटियां वापस मिल गई हैं। मैं कितनी मूर्ख हूँ, मैं भूल गई कि तुम सिर्फ मेहमान हो जो हमेशा मेरे साथ नहीं रहोगे, उसने कहा और उसके गाल पर आंसू की एक बूंद टपक पड़ी। मेरी चिंता मत करो, मैं बस बकवास कर रही हूँ, उसने कहा और अपने आंसू पोंछते हुए खड़ी हो गई। वो तंबू से बाहर जाने लगी। आह दादी, आप मेरे साथ क्यों नहीं आती? जी क्विन ने अचानक कहा। वो महिला के चेहरे पर उदासी नहीं देख पाया। इस महिला ने उनके लिए सबसे कीमती व्यक्ति की जान बचाई थी। उन्हें ये भी नहीं पता था कि वे उस महिला का कितना शुक्रिया अदा कर सकते हैं। अगर वे उसे अपने साथ ले जाकर और उसे एक अच्छी कंपनी ढूंढने में मदद करके उसे खुश रख सकते थे, तो ये बहुत बढ़िया था। तुम क्या सोचते हो? उसने दक्ष से पूछा। लेकिन जी किंग, उसे हमारे साथ ले जाना। तुम्हें पता है कि हम साम्राज्य जा रहे हैं। ये हमारे लिए जोखिम भरा होगा। दादी को हमारे साथ रखना उनके लिए भी जोखिम भरा होगा, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। हम उसे नहीं ले जा सकते। ठीक है, मेरी चिंता मत करो। मुझे लगता है कि मैं भी यहीं रहना पसंद करूंगी, बूढ़ी महिला ने दक्ष की अनिच्छा को देखते हुए कहा। वह सिर्फ इसलिए उन पर बोझ नहीं बनना चाहती थी क्योंकि उसने दक्ष की जान बचाई थी।
बेवकूफ, क्या गिरने पर तुम्हारे दिमाग पर भी चोट लगी थी? तुम एक बहुत ही बुनियादी चीज भूल गए हो। बेशक, मेरा मतलब यह नहीं है कि उसे तुम्हारे साथ यात्रा करवाना है। मेरा मतलब था कि उसे हमारे साथ ले जाना। जिक्विंग ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा। मैं समझ गया, तुम्हारा मतलब नकली दुनिया से था, दक्ष ने कहा जब उसे एहसास हुआ कि वह क्या कहना चाह रही थी। नकली दुनिया एक ऐसी जगह है जहां मैं केवल अपने सबसे करीबी लोगों को ही भेज सकता हूं। भले ही दादी ने मेरी जान बचाई हो, फिर भी यह जोखिम भरा है। अगर मैं असफल रहा तो वह इस प्रक्रिया में मर जाएगी। ऐसा न करना ही बेहतर है, उसने एक बार फिर ऐसा करने से इनकार करने से पहले समझाया। तुम जीकी को समझ नहीं आया कि कैसे प्रतिक्रिया दे। दक्ष का स्पष्टीकरण भी सही था। अगर उसने इस प्रक्रिया में उसे मार दिया तो उसे हमेशा उस व्यक्ति को मारने का पछतावा होगा जिसने उसे बचाया था। उस व्यक्ति को मारने से बेहतर था कि उसे छोड़ दिया जाए। जीकी ने बूढ़ी औरत की तरफ देखा और माफी मांगी। मुझे माफ करना दादी, लेकिन वो सही है, हम आपको नहीं ले जा सकते। इसकी चिंता मत करो, जैसा कि मैंने कहा, मैं यहीं रहना पसंद करती हूँ। शायद एक दिन मेरा बेटा वापस आ जाएगा। मैं उसके लिए यहीं रहना चाहती हूँ। वृद्ध महिला ने तंबू से बाहर निकलते समय मुस्कुराते हुए कहा। बूढ़ी औरत की अकेली पीठ को दूर जाते देख जिक्विंग ने एक गहरी सांस छोड़ी। मुझे पता है कि यह कठिन है, लेकिन यह इस तरह से बेहतर है, दक्ष ने जीकी के कंधे को सहलाते हुए कहा। मिंग्यू भी आगे बढ़ा और दक्ष के पास बैठ गया। बाहर की यात्रा कैसी रही? क्या तुम्हें कोई साधक मिला? दक्ष ने मिंग्यू से पूछा। कोई नहीं। आश्चर्य की बात है कि पास के गांव में केवल नश्वर लोग ही हैं, हालांकि उनमें भी काफी संख्या में बदमाश है, उसने कहा। क्यों, उन्होंने क्या किया? दक्ष ने पूछा। उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने उनकी जीभ खींच ली और उनके दांत तोड़ दिए, मिंग्यू ने सहजता से उत्तर दिया। यह अच्छी बात है, लेकिन आपने उन पर गहरा प्रभाव छोड़ना सुनिश्चित किया है ना? दक्ष ने मिंग्यू से पूछा जब उसने झड़प के बारे में सुना। उसे पहले ही पता चल गया था कि मिंग्यू ठीक है, क्योंकि उसने कहा था कि इस जगह पर कोई साधक नहीं है। उसे उससे पूछने की जरूरत नहीं थी कि वह ठीक है या नहीं। मैंने किया, चिंता मत करो, मेरे किए की वजह से वे दादी को चोट पहुंचाने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। मैंने सावधानी से उनके दिलों में डर भर दिया है, मिंग्यू ने सिर हिलाते हुए कहा। ये बेहतर है, मुझे लगता है कि अब हम अन्य चीजों के बारे में सोचे बिना ही यहाँ से जा सकते हैं, दक्ष ने कहा। क्या हम वाकई जा रहे हैं? मिंग्यू ने दक्ष से पूछा। लेकिन आपकी सेहत कैसी है? क्या आप यात्रा करने में सक्षम भी हैं? दक्ष ने मुस्कुराते हुए जिक्विंग की ओर देखा। जिक्विंग, कृपया मिंग्यू को बताएं कि मैंने आपको क्या बताया। साथ ही उसे मेरे वादे के बारे में भी बताएं ताकि वह भी चिंता करना बंद कर दे। आओ, मैं समझाता हूँ। जिक्विंग मिंग्यू को बाहर ले गया और समझाना शुरू किया। दक्ष बिस्तर पर ही लेटा रहा और आराम करने लगा। जुन ने दक्ष की कॉल का जवाब दिया। मेरे पास एक सवाल था, मेरे प्यारे ससुर। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब वे देरी करने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने अमर दुनिया से दूतों को बुलाया था। उन्होंने उनसे ऐसे बात की जैसे वे अमर दुनिया के दूत हो। आपने भी इस पर गौर किया है ना? दक्ष ने पूछा। मैंने किया, जुन ने जवाब दिया, और तुम सही हो। बिल्कुल, लेकिन वह आदमी ऐसे बात कर रहा था जैसे उसे पता ही नहीं कि मेरे प्यारे ससुर क्या बात कर रहे हैं। क्या तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? दक्ष ने पूछा। आप कह रहे हैं कि आपके ससुर दुश्मनों की पहचान को गलत समझ रहे थे, जुन ने कहा। यह सही है, मेरे ससुर ने सोचा कि वे ऊपरी दुनिया से आए दूत थे जो मुझे पकड़ने आए थे। अब वे दूत नहीं थे, लेकिन ये सवाल उठता है, अमर दुनिया से आए असली दूत कहाँ है? दक्ष ने पूछा। और वे मुझे क्यों पकड़ना चाहते हैं? उन्होंने आगे पूछा। मुझे कुछ पता नहीं है, मेरा मानना है कि इस बारे में जानने वाला एकमात्र व्यक्ति आपके ससुर है। शायद कोई और नहीं जानता कि उन्होंने आपको पकड़ने के लिए अमर दुनिया के दूतों से संपर्क क्यों किया और उन्हें क्यों आना था, जुन ने उत्तर दिया। स्पष्ट बात कहने के लिए धन्यवाद।
तो कृपया सुझाव दें कि मैं अपने ससुर से संपर्क करने के लिए नरक में कैसे जा सकती हूँ। दक्ष ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। अरे, तुम्हारे ससुर की मृत्यु में मेरी कोई गलती नहीं है। गलतफहमी के लिए वो केवल खुद को ही दोषी ठहरा सकते हैं, जुन ने कहा। 1 मिनट रुको, दूत, क्या इसीलिए तुम यहाँ से जल्दी जाना चाहते हो? उसने दक्ष से पूछा, क्योंकि वह कुछ सोच रही थी। ये सही है, दूतों को इस दुनिया में आना है और वे अमर दुनिया से होंगे। मैं कल्पना भी नहीं करना चाहता कि वे कितने शक्तिशाली होंगे। मुझे उनसे जितना संभव हो सके उतना दूर रहना चाहिए। मैंने पहले ही बहुत देर कर दी है, दक्ष ने उत्तर दिया। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं जल्दी ही यहाँ से नहीं निकला तो बहुत देर हो जाएगी। हालांकि मैं घायल हूँ, लेकिन मुझे इस दुनिया से चले जाना है। उन्होंने तकिए पर सिर रखकर आंखें बंद करते हुए कहा। तुम सही हो, तुम यात्रा करने की हालत में नहीं हो, लेकिन युद्ध के लिए तुम्हारी हालत और भी खराब है। अगर इन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो घायल होकर यात्रा करना अमर योद्धाओं से घायल होकर लड़ने से बेहतर है। मैं इस बार तुम्हारे निर्णय का समर्थन करता हूँ, जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। इस बार आप बहुत चतुर हैं, बुरा नहीं है। मुझे लगता है कि आप कम भोले होते जा रहे हैं, उसने आगे कहा। मुझे अभी भी एक बात समझ में नहीं आई, जुन। ये डार्क सैक्रिफाइस, इसने मुझसे कौन सी भावना छीन ली? मुझे जागे हुए बहुत समय बीत चुका था और जितना समय बीतता जा रहा है उतना ही मुझे लगता है कि मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज खो रहा हूँ, लेकिन मैं इसका कारण नहीं समझ पा रहा हूँ, दक्ष ने कहा और उसके माथे पर शिकन आ गई। मैंने सभी भावनाओं के बारे में सोचा और मेरे पास वह सब है जिसके बारे में मैं सोच सकता था। कम से कम सभी प्रमुख भावनाएं, मेरा प्यार, नफरत, स्नेह और बाकी सभी जो मुझे याद है। यहाँ तक कि मेरी वासना भी वैसी ही है जब से मैंने इसका परीक्षण किया है। मेरे लिए उत्तेजित होना मुश्किल नहीं है। तो ऐसा क्या है जो मैं खो रहा हूँ? उसने जुन से पूछा। अल्पविराम, शायद तुम बेवजह चिंता कर रही हो। हालांकि यह लगभग असंभव है। शायद इस बार तुम कुछ भी नहीं खोगी। शायद डार्क सैक्रिफाइस ने तुम्हें उस तरह से प्रभावित नहीं किया, या शायद जो तुमने खोया वह इतना मामूली था कि तुम्हें याद भी नहीं है। किसी भी मामले में इसके बारे में सोचना बंद करो, जुन ने दक्ष से कहा जब उसने उसके चेहरे को देखा। हर चीज के बारे में चिंता करना बंद करो और सिर्फ अपने उपचार पर ध्यान दो। तुमने कोई भावना नहीं खोई और जहां तक दूतों का सवाल है, बस जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलने की पूरी कोशिश करो और तुम ठीक हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि उन्हें तुम्हें ढूंढने में आसानी होगी, उसने गायब होने से पहले आगे कहा। जैसे ही जून ने अमर दुनिया के दूतों के बारे में बात की थी, फेंगशु की दुनिया में एस्टेरिया साम्राज्य के मध्य में 5 पोर्टल प्रकट हुए। 5 आदमी द्वार से बाहर निकले और जमीन पर उतरे, लेकिन जैसे ही वे बाहर आए उनके मुंह खुले रह गए। ऐसा लगता है कि हमें ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता नहीं होगी कि सम्राट सच बोल रहा था या नहीं। ये निश्चित रूप से सच था, 5 दूतों में से एक ने कहा जब वे सीधे सामने शहर को देख रहे थे जो लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। शहर के लोग नष्ट हो चुकी इमारतों की सफाई कर रहे थे और मलबे से शवों को बाहर निकाला जा। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। रहा था, हर जगह खून ही खून दिखाई दे रहा था। 5 दूतों को रॉयल पैलेस को पहचानने में कोई कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि उसका एक छोटा हिस्सा अभी भी खड़ा हुआ था। क्या आप भी वातावरण में अंधकार महसूस कर सकते हैं? 5 दूतों के नेता ने अन्य 4 से पूछा। मैं कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। यह निश्चित रूप से कुछ वैसा ही है जैसा कि स्वर्गीय दानव अपने अंधेरे बलिदान का उपयोग करते समय करते हैं। अंधकार बहुत घना है, यह निश्चित रूप से एक स्वर्गीय दानव का काम है। मुझे लगता है कि हम थोड़ा देर से आए थे। स्वर्गीय दानव सम्राट से भाग गया था। हमने सोचा कि सम्राट झूठ बोल रहा है, क्योंकि स्वर्गीय दानव कभी भाग नहीं सकता। मुझे लगता है कि सम्राट ने कुछ गलत समझा है। स्वर्गीय दानव किसी अन्य कारण से चला गया, न कि इसलिए कि वो डर गया था। शायद उसे याद आया कि उसे कुछ महत्वपूर्ण काम करना है। यह सही है।
सम्राट को लगा कि वह उससे भाग गया है और उसने पत्र में इसका उल्लेख किया, जिससे हमें लगा कि वह झूठ बोल रहा है। पांचों दूतों के बीच चर्चा जारी थी और वे अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन कर रहे थे।